नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए यशपाल जी द्वारा लिखित एक कहानी धर्मयुद्ध पढ़ने जा रही हूँ। ये कहानी दो पीढ़ियों के बीच चलने वाले निरंतर संघर्ष को जरा रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन और मेरी कहानियों का चुनाव पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी इस कहानी को लाइक कर लीजिएगा और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली कहानियों के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए सुने कहानी धर्मयुद्ध। श्री कन्हैया लाल के परिवार में घटी धर्मयुद्ध की घटना कहने से पहले कुछ भूमिका की आवश्यकता है ताकि गलतफहमी का अवसर ना रहे। श्री कन्हैया लाल के पारिवारिक क्षेत्र में विचारों का संघर्ष धर्मयुद्ध की विधि से ही हुआ था। श्री कन्हैया लाल का परिचय आवश्यक है। यूँ तो कन्हैया लाल की स्थिति हमारे दफ्तर के 100-125 रुपये माहवार पाने वाले दूसरे बाबुओं के समान ही थी, परंतु उनके व्यवहार में दूसरे सामान्य बाबुओं से भिन्नता थी। 100-125 रुपये का मामूली आर्थिक आधार होने पर भी उनके व्यवहार में एक बड़प्पन और उदारता थी, जैसे ऊंचे स्तर के बड़े बाबू लोगों में होती है। वे दस्तखत करते थे के लाल और हाथ मिलाते तो जरा कलाई झटक कर होठों पर मुस्कुराहट आ जाती। हाउ डू यू डू, कहिए क्या हाल है, पूछ लेते। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दफ्तर के कुछ तुनक मिजाज लोग के लाल के व्हाट कैन आई डू फॉर यू के प्रश्न पर अपना अपमान भी समझ बैठते और कुछ उनकी इस उदारता का मजाक उड़ाकर उन्हें बॉस मालिक पुकारने लगे थे। लेकिन के लाल के व्यवहार में दूसरों का अपमान करने की भावना नहीं थी। दूसरे को क्षुद्र बनाए बिना ही वे स्वयं बड़प्पन अनुभव करना चाहते थे। इसके लिए हमसे और हमारे पड़ोसी दीना बाबू से कभी किसी प्रतिदान की आशा न होने पर भी उन्होंने कितनी ही बार हमें कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पिलाई और घर पर भी चाय और शरबत से सत्कार किया। लाल की सब उदारता का मूल्य हम इतना ही देते थे कि उन्हें अपने से अधिक बड़ा आदमी और अमीर स्वीकार करते रहते। दफ्तर के चपरासी लाल का आदर लगभग बड़े साहब के समान ही करते थे। लाल के आने पर उसकी साइकिल थाम लेते और छुट्टी के समय साइकिल को झाड़ पोंछ कर आगे बढ़ा देते। कारण यह भी कि लाल कभी पान या सिगरेट का पैकेट मंगाते तो कभी कभार रुपए में से शेष बचे दाम चपरासी को बख्शीश में दे देते। हम लोग दफ्तर में 3-4 बरस से काम कर रहे थे। 75 रुपये पर काम आरंभ करके 125 तक पहुंचे थे। दफ्तर की साधारण सालाना तरक्की के अतिरिक्त कोई सुनहरा भविष्य सामने नहीं था। ऐसी आशा भी नहीं थी कि हमें कभी असिस्टेंट या मैनेजर बन जाना है, परंतु के लाल शीघ्र ही किसी ऐसी तरक्की की आशा में थे। 3-4 मास पूर्व ही वे किसी बड़े आदमी की सिफारिश से दफ्तर में आए थे। प्रायः बड़े आदमियों से संपर्क की बातें इस भाव से करते कि अपने समान आदमियों की ही बात कर रहे हों। अक्सर कह देते, ग्राहम एंड ग्रिंडले के दफ्तर से उन्हें 400 का ऑफर है, अभी सोच रहे हैं, या मैकेजी एंड विंसन उन्हें 300 तनख्वाह और बिक्री पर 3% और फर्स्ट क्लास का किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन सोच रहे हैं। हमारे दफ्तर में उन्हें लोहे की सलाखों और चद्दरों के ऑर्डर बुक करने का काम दिया गया था। इस ड्यूटी के कारण उन्हें दफ्तर के समय की पाबंदी कम रहती, घूमने फिरने का समय मिलता रहता और वे अपने आप को साधारण बाबुओं से भिन्न समझते थे। इस काम में कंपनी को कोई विशेष सफलता उनके आने से नहीं हुई थी, इसलिए शीघ्र ही कोई तरक्की पा जाने की लाल की आशा हमें बहुत सार्थक नहीं जान पड़ रही थी। परंतु लाल को अपने उज्जवल भविष्य पर अडिग विश्वास था। ऊंचे दर्जे के खर्च से बढ़ते हुए कर्जे की चिंता के कारण उनके माथे पर कभी तेवर नहीं देखे गए और न उनके चाय, शरबत और सिगरेट ऑफर करने में कोई कृपणता देखी गई। उन्हें ज्योतिषी द्वारा बताए अपनी हस्तरेखा के फल पर दृढ़ विश्वास था। जैसे जंगल में आग लग जाने पर बीहड़ झाड़ झंखाड़ में छिपे जानवरों को मैदानों की ओर भागना पड़ता है तो टुच्चे टुच्चे शिकारियों की भी बन आती है, वैसे ही पिछले युद्ध के समय छोटे छोटे व्यापारियों की भी बन आई थी। महान राष्ट्रों को परस्पर संहार के लिए सभी पदार्थों की अपरिमित आवश्यकता हो गई थी। सर्वसाधारण जनता तो अभाव से मर रही थी, परंतु व्यापारी समाज की बनाई। युद्ध के समय हमारी मिल को ग्राहक और एजेंट ढूंढने नहीं पड़ रहे
रहे थे, बल्कि ग्राहक और एजेंटों से पीछा छुड़ाना पड़ रहा था। लाल का काम सहज हो गया था। उनका काम था मिल के लोहे का कोटा बांटना और मिल के लिए लाभ की प्रतिशत दर बढ़ाना। के लाल के वेतन में कोई अंतर नहीं आया, परंतु अब वे साइकिल पर पांव चलाते दफ्तर आने की बजाय टांगे या रिक्शा पर आते दिखाई देते। टांगे वाले की ओर रुपया फेंककर बाकी रेजगारी के लिए नहीं, बल्कि उसके सलाम का जवाब देने के लिए ही उसकी ओर देखते थे। कई बार उनके मुख से सेकंड हैंड शेवरले या वॉक्सहॉल गाड़ी का ट्रायल लेने की बात भी सुनाई दी। अब वे 4-4, 5-5 आदमियों को कॉफी हाउस ले जाने लगे थे और उन्मुक्त उदारता से पूछते, What do you like to have? क्या पसंद कीजिएगा? अपने घर पर भी अब वे अधिक लोगों को निमंत्रण देने लगे। अब उनके घर जाने पर हर बार कोई ना कोई नई चीज दिखाई दे जाती। कमरे का आकार तो बढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो फर्नीचर और सामान से अटा जा रहा था। जगह न रहने पर पुरानी कुर्सियां सोफों के पीछे रख दी गई थीं और टी टेबलें, कॉर्नर टेबलें और पैक टेबलें मेज़ों और सोफों के नीचे खिसका दी गई थीं। मेहमानों के सत्कार में भी अब केवल चायदानी या शरबत का जग सामने नहीं आता था कि लाल तराशे हुए बिल्लौर का डिकेंटर उपेक्षा से उठाकर आग्रह करते, हैव अ डैश ऑफ विस्की, एक दौर विस्की का हो जाए। धन्यवाद सहित नकारात्मक उत्तर दे देने पर भी वे अपनी उदारता को समेट लेने के लिए तैयार न होते। आग्रह करते तो रम लो, अच्छा गिमलेट। युद्ध के दिनों में कुछ समय वैकाइयों की भी बाहर आई थी। सर्वसाधारण लोग बाजार में जवान चुस्त बेझिझक छोकरियों के दलों को देखकर हैरान थे, जैसे नील गायों का कोई दल नगर की सीमा फांद आया हो। सामर्थ्य रखने वाले लोग प्रायः इनकी संगति का प्रदर्शन कर गौरव अनुभव करते थे। ऐसी 3-4 हंसमुखियां के लाल साहब की महफिल में भी शोभा बढ़ाती थीं। के लाल के माता पिता अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं। आचार व्यवहार के संबंध में उनकी धारणाएं धर्म, पाप और पुण्य के विचारों से बंधी हैं। अपने एकमात्र पुत्र की सांसारिक समृद्धि से उन्हें संतोष और गौरव अनुभव होता था, परंतु उसकी आचार संबंधी उच्छृंखलता से अपना धर्म और परलोक बिगड़ जाने की भी वे उपेक्षा न कर सकते थे। एक दिन माता पिता और पुत्र की आचार संबंधी धारणाओं में परस्पर विरोध के कारण धर्म युद्ध ठन गया। के लाल ने अपने अंतरंग मित्र मिस्टर बाथुर और वैकाई में काम करने वाली उनकी पत्नी तथा उनकी साली को डिनर और कॉकटेल, भोजन और मदिरा के लिए निमंत्रित किया था। इस प्रकार की पार्टियां होती थीं तो इस सावधानी से कि ऊपर की मंजिल में रसोई चौकी के काम में व्यस्त उनकी माँ और संग्रहणी के रोग से जर्जर खाट पर पड़े उनके पिता को पार्टी की बातचीत और खान पान के ढंग का आभास न हो पाता था। पार्टी के कमरे से रसोई तक संबंध नौकर या श्रीमती लाल द्वारा ही रहता था। श्रीमती लाल सास ससुर की धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा अपने पति के संतोष को ही अपना धर्म मानती थी। सास के रूखे अनुशासन की अपेक्षा पति की उच्छृंखलता उनके लिए सह्य थी। उस संध्या ऊपर और नीचे की मंजिलों का प्रबंध अलग अलग रखने के लिए श्रीमती लाल ने पति से पूछा, विद्या और आनंद का क्या होगा? के लाल की बहन विद्या अपने पति आनंद सहित आगरे से आकर 1 सप्ताह के लिए भाई के यहाँ ठहरी हुई थी। बहन और बहनोई को मेहमानों से मिलने से रोके रहना संभव न था। इसमें आशंका भी थी, क्योंकि विद्या को उस कम उम्र में भी धार्मिकता का गर्व अपनी माँ से कुछ कम न था। लाल ने दांत से नाखून खोदते हुए सलाह दी, तुम विद्या को समझा दो। ये मेरे बस का नहीं। श्रीमती लाल ने दोनों हाथ उठाकर दुहाई दी, तुम ही आनंद को समझा दो, वही विद्या को संभाल सकता है। लाल ने आनंद को एक ओर ले जाकर उसके हाथ अपने हाथ में थाम विश्वास और भरोसे के स्वर में समझाया, आज मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए तो करना ही पड़ता है, तुम तो साथ ही होगे। अगर विद्या को ऐतराज हो तो कुछ समय के लिए टाल देना या उसे समझा दो। तुम जैसा समझो, विद्या को पहले से समझा देना ठीक होगा। उससे शायद ये बात विचित्र जान पड़े। माताजी के विचार और व्यवहार तुम जानते ही हो, विद्या जाकर माताजी से कुछ ना कह दे। लाल ने मुस्कुराकर अपना पूर्ण विश्वास और भरोसा प्रकट करने के लिए बहनोई के हाथ जरा जोर से दबा दिए। आनंद ने विद्या को एक और बुलाकर समझाया,
आजकल के ज़माने में ये सब होता ही है। भैया की मजबूरी है, तुम जानती हो। मैं तो कभी पीता नहीं। हमारी वजह से इन लोगों के मेहमानों को क्यों परेशानी हो। तुम इतना ध्यान रखना कि माता जी को नीचे ना आना पड़े। विद्या ने सुना और मानसिक आघात से चुप रह गई। मिस्टर माथुर, मिसेस माथुर अपनी साली के साथ जरा विलंब से पहुंचे थे। पार्टी शुरू हो गई थी। पहला पैक चल रहा था। हंसी मजाक की दबी दबी आवाजें ऊपर की मंजिल में पहुंच रही थीं। आनंद कुछ देर नीचे बैठता, फिर ऊपर जाकर देखा था कि सब ठीक है। विद्या ने पूछा, नीचे क्या हो रहा है? भरोसे में आनंद ने जो हो रहा था बता दिया और फिर नीचे आकर हंसी मजाक का रस लेने लगा। माँ जी जानती थीं कि हंसी मजाक और गपबाजी में लगे मेहमान लोग आधी रात से पहले खाना नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने बहू को पुकारकर चेतावनी दे दी, यहाँ रात रात भर चूल्हे के पास बैठना मेरे बस का नहीं। मेहमान जब खाएं तुम खिला देना। रसोई से निकलने से पहले माँ जी ने बेटी को पुकारा, तुम तो खा लो या आनंद की राह देखती रहोगी? आप लोग खाइए, मुझे नहीं खाना है। विद्या का अनुस्वार ध्वनित उत्तर सुनाई दिया। बेटी के स्वर में रुलाई का आभास पाकर माँ जी ने आशंका से पूछा, सुन तो, यहाँ तो आ, बात क्या है? 2-3 बार पुकारी जाने पर विद्या मुंह लटकाए माँ जी के सामने पहुंची और समीप बैठ घुटनों में सिर छिपा रो पड़ी। माँ जी ने बार बार विह्वल स्वर में बेटी के रोने का कारण पूछा। विद्या फूट फूट कर रोई और तब बताया, हाय मैं कहाँ आ पड़ी। मुझे मालूम होता कि अब ये होता है तो मैं इन्हें लेकर क्यों आती। माँ जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कसम देकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? क्या बात है, बोल ना। विद्या ने विहलता से रो रो कर बताया, बताऊं क्या, मुझ पर ही बीतेगी। उन्हें नीचे बैठाकर शराब पिला रहे हैं। जाने कौन 2 राणें आई हुई हैं। भैया बड़े आदमी हैं, चाहे जो करें, मैं तो कहीं की ना रहूंगी। इन्हें ऐसी लत लग गई तो मुझ पर क्या बीतेगी। माँ जी के मस्तिष्क में अपने परिवार के सर्वनाश की आशंका और भयंकर पाप के प्रति क्रोध की चिंगारियों की आतिशबाजी से छूट गई। जिस अवस्था में बैठी थी, पके उलझे खुले बाल, पुरुष की दृष्टि के प्रति निशंक, शिथिल खुले शरीर पर बेपरवाही से डाला हुआ धोती का आंचल, वैसे ही जीना उतरते समय धोती को पांव से उलझ जाने से बचाने के लिए उत्तेजना में घुटनों के भी ऊपर उठाए वे नीचे की मंजिल में आ पहुंची। धक्का देकर उन्होंने बैठक के किवाड़ खोल दिए। बिजली के प्रकाश में उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे क्रोध में बदहवास सी हो गईं। जैसे अपनी संतान को शेर के मुंह में जाते देख गैया क्रोध और दुस्साहस में अपने सामर्थ्य के औचित्य की चिंता न कर शेर के मुंह में अपने निर्बल सींग अड़ा दे। बैठक की महफिल अपने हंसी मजाक के ठहाकों में माँ जी के जीना उतरने की आहट न पा सकी थी कि लाल रंग में आकर माथुर की साली को पैक खत्म करने में सहायता देने के लिए उसका गिलास उठाकर उसके मुख से लगाए थे। मिसेज माथुर लाल को संतुष्ट करने के लिए मुस्कुराती हुई अपने ग्लास में बोतल से नया पैक डाल रही थी। भयंकर चीत्कार का शब्द सुनकर सबकी दृष्टि दरवाजे की ओर गई और देखा माँ जी केश बिखरे अर्धनग्न शरीर के साथ सामने खड़ी थी। उनकी आंखें दिन के प्रकाश में जलते बिजली की टॉर्च के बल्बों की तरह निस्तेज होकर भी चमक रही थीं। माँ जी अपनी ढीली धोती के खिसक जाने की भी परवाह न कर हाथ आके बढ़ा चिल्ला उठी, सत्यानाश हो तुम राणों का, तुम्हारा कोई न रहे। दूसरों का घर उजाड़ रही हो, अपनों को लेकर मरो। घर वाले और मेहमान स्तब्ध थे। लाल ने माथुर की साली के होठों से लगाया हुआ गिलास और मिसेज माथुर ने अपने हाथ में थमी हुई बोतल तुरंत मेज पर रख दी। मेहमानों के होठ और नेत्र विस्मय से फैले रह गए। के लाल स्थिति संभालने के लिए अपने स्थान से उठ तुरंत माँ जी के समीप पहुंचे और उनके कंधों पर हाथ रखकर दबे स्वर में धमका कर बोले, ये आप क्या तमाशा कर रही हैं? आपको घर की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं? मेहमानों से आप क्यों उलझ रही हैं? आपको जो कुछ भी कहना है, गाली देना है, जूते मारने हैं, हमें ऊपर बुलाकर कीजिए। परंतु माँ जी उस सर्वनाश के सम्मुख क्या औचित्य सोचती। उन्होंने बेटे की भर्त्सना अनसुनी कर दोनों उपस्थित श्रीमतियों की ओर हाथ फैलाकर चीत्कार किया, हाय हाय रंडियों, तुम्हारे सिर आग लगे, निकलो यहाँ से, नहीं तो झाड़ू मार कर। के लाल माँ जी के मुख पर हाथ रखकर और आनंद उन्हें बाहों से थामकर आंगन में जाने और चुप कराने का यत्न कर रहे थे, परंतु उनका स्वर तीखा होता जा रहा था। निकलो अभी, तुम्हारा झोंटा पकड़कर
माथुर मिसेस माथुर और उनकी साली सिर झुकाए उठ गए। सकपकाए हुए दूसरे कमरे के रास्ते आंगन में आ जीने से गली में उतरने लगे। विकट स्थिति के कारण लाल के प्राण कंठ में आ गए थे। वे मांझी को छोड़ तुरंत मेहमानों के सामने जाकर राह रोक कातर स्वर में बोले, आप लोग ठहरिए, 1 मिनट ठहरिए, मुझे बहुत खेद है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग 1 मिनट ठहरें, अभी सब ठीक हो जाएगा। लाल गिड़गिड़ाते रहे, परंतु मेहमान विवशता से झुकी आंखों से क्षमा मांगते हुए सीढ़ी उतर गए। मेहमानों के चले जाने पर भी मांझी ऊंचे स्वर में अपने पुत्र और परिवार का सर्वनाश करने वालों को अभिशाप दिए जा रही थीं। विद्या भी नीचे उतर आई और एक कोने में खड़ी हो रोने लगी। उसे देखकर आनंद ने धमकाया, ये सब तुम्हारी शरारत है, अब ऊपर से दुखिया बन रही हो। विद्या ने धमकी से चुप न होकर कड़े स्वर में उत्तर दिया, तुम शराब पियो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो और उल्टे मुझे गाली देते हो। मेहमानों के चले जाने पर लाल ने चिल्लाती हुई मांझी के सामने अपनी बाह उठाकर मांझी के स्वर से भी ऊंचे स्वर में घोषणा की, मांझी, आपको मेरे घर में, मेरे सामने, मेरे मेहमानों को बेइज्जत किया है। मेहमानों के इस अपमान का प्रायश्चित मैं अपनी जान देकर करूंगा। ये घोषणा कर लाल दीवार के समीप फर्श पर बैठ गए और अपना सिर जोर जोर से पक्की ईंटों से टकराने लगे। श्रीमती लाल पति को अपना सिर फोड़ते देखकर चीख कर दौड़ी। पति के सिर को चोट से बचाने के लिए दीवार के सामने हो गईं। लाल ने प्राण विसर्जन का संकल्प कर लिया था, वे नहीं माने। वे दीवार की ओर बाधा पाकर अपना सिर फर्श पर धमारने लगे। श्रीमती लाल और भी जोर से चिल्लाने लगी, हाय मार डाला, हाय मैं मर गई। विद्या जोर जोर से भैया भैया चिल्लाती हुई लाल से लिपट गई। आनंद ने भी लाल को थामने का यत्न किया। कोहराम की गूंज ऊपर पहुंची। पिताजी अपनी खाट से उठकर छज्जा पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे, क्या है, क्या हुआ। पिताजी अपने प्रश्न का कोई उत्तर न पाकर क्रोध में गाली देने लगे, हरामजादे, सुनते नहीं। मांझी का हृदय बेकाबू हो उठा। वे भी दौड़कर पुत्र के सिर को अपनी गोद में ले लेने का यत्न करने लगी। लाल अब तक काफी चोट खा चुके थे। वे बेहोश होकर लेट गए थे। पति को चोट से बेहोश हो गया देखकर श्रीमती लाल ने एक बहुत ही दारुण चीख मारी और अपना सिर पीटती हुई सास को गालियों से अभिशाप देने लगी। आंगन में विभत्स विलाप का कोलाहल मच गया। विद्या भैया के लिए और मांझी पुत्र के लिए अपनी छाती पीट पीट कर चीखने लगी। आनंद ने रोती पीटती स्त्रियों को पीछे हटाकर चुप रहने के लिए धमकाया। लाल के मुख पर पानी के छींटे देकर उन्हें सुध में लाने का यत्न करने लगा। पिताजी दीवारों का सहारा लेते हुए जीने से उतर आए। मूर्छित पुत्र के समीप फर्श पर बैठ गए। दोनों हाथों से सिर को थाम लिया। सांस लेकर पुत्र हंता माँ को डायन, चुड़ैल और राक्षसी संबोधन करके गालियां देने लगे। उन्होंने घोषणा की, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो पहले मेरी लाश उतरेगी। उन्होंने अपने लिए शमशान यात्रा का प्रबंध करने की आज्ञा दे दी। पिताजी की दृष्टि आंगन की दीवार के साथ टिकी हुई कपड़ा धोने की मोगरी पर पड़ गई। उन्होंने मोगरी उठा आत्महत्या के लिए अपने सिर पर मार ली। जमाई और बेटी ने दौड़कर वो मोगरी उनसे छीन ली। पिताजी दम उखड़ जाने से विहल होकर पुत्र के समीप फर्श पर लेट गए और बोले, अब मुझे भी यहाँ से शमशान ले जाना। विद्या मृत्यु के समय लहर से रोने के कातर स्वर में चीखने लगी, हाय मैं मर जाऊं, मैंने तो तुम्हारा धर्म रखने के लिए ही सच कह दिया था। हाय परमात्मा, तू मुझे उठा ले, मेरे भाई का बाल न बाका हो। मांझी अपना सिर पुत्र के चरणों में रखकर बोली, तुम मेरे ईश्वर हो, तुम मेरे देवता हो, मेरे अपराध क्षमा करो, उठकर मेरे अपराध का दंड दो। के लाल के यहाँ कोलाहल मचता ही रहता था, इसीलिए पड़ोसियों ने कुछ देर परवाह न की। परंतु जब उस कोलाहल की दारुणता की ओर ध्यान गया तो दीना बाबू को पहुंचना ही पड़ा। दो एक दूसरे पड़ोसी भी पहुंच गए। किसी ने सुझाया, डॉक्टर को नहीं बुलाया। दीना बाबू डॉक्टर को बुलाने गए। के लाल के यहाँ से बुलावा होने के कारण आधी रात में भी पड़ोस के डॉक्टर नाथ दौड़े हुए आए। डॉक्टर भी लाल की उदारता के आभारी थे। डॉक्टर ने आकर लाल की नाड़ी की परीक्षा की, हृदय को टटोला, पलके पलटकर टॉर्च से पुतलियों को देखा और बोले, चिंता की कोई बात नहीं। आनंद ने लाल की बेहोशी का कारण फिसलकर गिर पड़ना और सिर फर्श से टकरा जाना बतलाया। डॉक्टर ने फिर आश्वासन दिया, चिंता की कोई बात नहीं, चोट के कारण बेहोशी आ गई जान पड़ती है। पानी मंगाकर उन्होंने लाल के मुख पर छींटे दिए। उन्हें होश में न आते देख डॉक्टर ने उनकी नाक और मुंह दबा दिया। लाल कुछ क्षण निश्चल रहे, फिर उनका शरीर तिलमिलाया और छटपटाकर उठ बैठे।
डॉक्टर के आ जाने पर विलाप का स्वर बंद हो गया था। लाल ने उठकर मूर्छा से जागने वाले व्यक्ति की तरह प्रश्न पूछे, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर और दूसरे लोगों के चले जाने पर लाल फिर फर्श पर लेट गए और बोले, मेरे घर में अतिथि का अपमान हुआ है। मैं यहाँ ही प्राण त्याग कर प्रायश्चित करूँगा, उठूँगा नहीं। इस पर पिताजी ने पुत्रहंता माँ को फिर से गालियां देना आरंभ कर दिया। माँ जी ने पुत्र के चरणों में सिर रखकर बार बार दुहाई दी और अपने देवता स्वरूप परमेश्वर के अवतार बेटे की इच्छा के विरुद्ध जुबान न हिलाने की प्रतिज्ञा की। सब लोग लाल से उठकर भीतर चलने का अनुरोध कर रहे थे, परंतु लाल प्राण रहते उस स्थान से उठने के लिए तैयार न थे। पूरे परिवार के बहुत विहल और कातर हो जाने पर लाल ने दीर्घ निश्वास लिया और अपनी शर्त रखी, जिन अतिथियों को अपमान करके घर से निकाला गया है उन्हें आदरपूर्वक अभी वापस बुलाया जाए। उनसे अपने अपराध की क्षमा मांग लेने के बाद ही वे फर्श से हिलेंगे। रात को 1:30 बज चुका था, परंतु घर भर ने आनंद से अनुरोध किया कि वो इसी समय जाकर माथुर, उसकी पत्नी और साली को सवारी पर लेवा लाए। मिस्टर माथुर, मिसेस माथुर और उनकी साली के सामने विकट परिस्थिति थी। जिस घर से गाली देकर और झोंटा पकड़कर झाड़ू मारने की धमकी देकर निकाला गया हो, रात बीतने से पहले ही फिर उसी घर में जाना उनके लिए कैसे सही हो सकता था? परंतु आनंद ने गिड़गिड़ाकर उनके सामने स्थिति रखी। इस समय भैया, भाभी और पिताजी के प्राणों की रक्षा आपके ही हाथ में है। आप लोग इस समय नहीं चलेंगे तो सुबह तक जाने आपको क्या समाचार मिले। इस समय आपकी हाँ या ना पर ही सब कुछ निर्भर है। माथुर पत्नी और साली सहित तुरंत लाल के यहाँ जाने के लिए विवश हो गए। लाल आंगन में आकाश के नीचे आत्मियों से घिरे कुरुक्षेत्र के मैदान में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह की तरह पड़े थे। श्रीमती लाल, विद्या, मांझी और पिताजी उन्हें घेरे बैठे थे। मेहमानों के लौट आए बिना लाल उठने के लिए तैयार न थे। उन्हें सर्दी खा जाने से बचाने के लिए कुछ कंबल उन पर लाकर डालने की चेष्टा कई बार की गई, परंतु उन्होंने कंबल को परे फेंक दिया। मेहमानों से क्षमा पाए बिना प्राण रक्षा का कोई प्रयत्न करने के लिए वे तैयार न थे। अतिथि लौटकर आए और संबंधियों के साथ ही लाल को घेर कर बैठ गए। लाल की इच्छा फर्श से उठने की न थी। वे चाहते थे केवल एक बात, अतिथि सच्चे हृदय से उनका अपराध क्षमा कर दें और वे शांत चित्त से वहीं लेटे लेटे अतिथि अपमान के अपराध में, प्रायश्चित में अपने प्राण विसर्जन कर दें। माथुर, उनकी पत्नी, साली ने लाल को बार बार अपने सिर की कस्में देकर और उनकी बाहें खींच खींच कर उठने का अनुरोध किया। बीती घटना के लिए मन में कतई मैल न होने का विश्वास भी दिलाया। उन लोगों ने आगामी संध्या ही लाल के यहाँ डिनर और कॉकटेल पार्टी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो लाल ने एक बाह मिसेस माथुर के कंधे पर रखी और दूसरी बाह माथुर की साली के कंधे पर। श्रीमती लाल ने पति की पीठ को सहारा दिया। इस प्रकार लाल फर्श से उठे और आमरण सत्याग्रह को छोड़ धर्म युद्ध में घायल परंतु विजयी महारथी की भांति लड़खड़ाते हुए डिनर की टेबल पर जा बैठे। तो अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी द्वारा लिखित एक कहानी धर्मयुद्ध। दोस्तों, आपको मेरा वाचन और ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।